जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को थोड़ा बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये असल में फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर से वजूद में आती है। तो अगर हम इसको एक सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ मैं करूं तो लेट सपोज़ ये हमारे पास जो है वो फॉस्फोलिपिड्स की एक जो है वो बाइलेयर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये बाइलेयर जो है ये बहुत आसान है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ठीक है, ये बाइलेयर है। देखें, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो हैं वो ये एक दूसरे के रिवर्स होकर अरेंज हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि इनका जो हेड होता है वो पोलर होता है और इनकी टेल जो है वो नॉन पोलर होती है। तो जो हेड वाला रीजन है ये हमेशा वाटरी इन्वायरमेंट को फेस करेगा। जैसे कि दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ द सेल, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, और ये जो है सेल की इनसाइड जो है उसकी बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं आउटसाइड भी वाटरी है और इनसाइड भी वाटरी है, तो दोनों तरफ हेड जो है फेस कर रहे हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के जो है स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से प्रोटीन्स नज़र आएंगी। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, और अगेन फिर वही फॉस्फोलिपिड की जो है वो बाइलेयर जो है वो आगे चलती जाएगी। ठीक है, इन द सिमिलर फैशन जैसे कि ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगेन आप यहाँ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, ये आपको एक प्रोटीन मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, और ये देखें ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कम्प्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर वाली साइड से धंसा हुआ है, एम्बेडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। फिर अगेन मैं यहाँ कुछ बना देता हूँ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अगेन आप देख रहे हैं यहाँ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो हैं वो बाइलेयर बना रहे हैं, और फिर ये देखें एक अनदर प्रोटीन मॉलिक्यूल मैंने यहाँ जो है वो ड्रॉ किया, और फिर उसके बाद ये मेरे पास ये कुछ और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। ये मैं इसको आपको समझाने के लिए, पूरी तफसील समझाने के लिए ये इस स्ट्रक्चर को इतना एक्सटेंड कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ आप देखें कि आपको एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट नौइयत का जो है वो लग रहा है। ठीक है, और अगेन फॉस्फोलिपिड्स की जो है वो लेयर्स आपको इस तरह नज़र आएगी। बुक में ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बना हुआ स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन का मैंने आप लोगों को एक मॉडल पेश किया है, इस सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये बहुत थिन होती है, यानी ये जो मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है ये बहुत थिन है, और इसकी थिननेस जो है वो कितनी है, अगर इसको आप देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल मेम्ब्रेन को आप 1,00,000 गुना बड़ा करके जब आप जो है वो मैग्नीफाई करके सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं तो ये आप लोगों को फॉस्फोलिपिड्स और इस तरीके से ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाज़ेह नज़र आते हैं। और अब इसकी थिकनेस कितनी है इस मेम्ब्रेन की, वो जस्ट 7 नैनोमीटर है, यानी इतनी कम ये थिकनेस रखती है, और बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो मॉडल मैंने आप लोगों के सामने रखा है, इस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है कहलाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें जो फॉस्फोलिपिड वाले जो कंपोनेंट हैं ये इनकी थोड़ी जो है वो लिक्विडी नेचर होती है, यानी आप सेल मेम्ब्रेन को सेल के बाहर जो कवरिंग समझते हैं, ये मत समझें कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक ऐसी कवरिंग है जो एक जगह रिजिड है, फिक्स है, ऐसा नहीं है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन की जो कवरिंग है, यानी सेल मेम्ब्रेन बजाते खुद जो कवरिंग है ये सेल के बाहर बिल्कुल एक पतली सी मेम्ब्रेन है जिसकी फ्लूइड नेचर है, यानी ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ये इसके ऊपर एक जगह फिक्स नहीं है, बल्कि इधर उधर जो है ये इनकी जो है मूवमेंट होती रहती है।
और इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल मैं यहाँ दूंगा कि आप समझें कि ये जो फ्लूइड, ये जो आपके पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये समझ लेंगे ये वाटर है, ये पानी की समझ लें एक बारीक सी लेयर है, और उसके अंदर ये जो आपको प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये ऐसे ही है जैसे आइसबर्ग्स हों, छोटे छोटे आइस के पीसीज हों जो उस पानी के ऊपर फ्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पीसेस किसी फिक्स जगह पर नहीं रह सकते, जिस तरीके से पानी के अंदर आइस जो है वो फिक्स नहीं रह सकती, बल्कि वो इधर उधर कहीं भी मूव कर सकती है। तो इसी वजह से ये फ्लूइड इसका जो है वो नाम है। अब मोज़ेक मॉडल चूंकि ये मॉडल है इसलिए इसको मॉडल, लेकिन ये फ्लूइड और मोज़ेक का मतलब क्या है? मोज़ेक कहते हैं कि आप जिस तरीके से किसी केक के अंदर आप कोई सॉलिड या सेमी सॉलिड चीज़ को डाल देते हैं और उसको ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस लिक्विडी पार्ट के अंदर जो है वो पार्टली या कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। सो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ कुछ चीज़ें और बतानी है कि अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो हैं इनकी जो ये जो दो इनकी जो नीचे लाइंस खींची जाती हैं, एक लाइन को सीधा और एक को थोड़ा सा टेढ़ा जो है वो दिखाया जाता है। मैंने बताया था जो सीधी लाइन है ये जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को जाहिर करती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जबकि ये जो हमारे पास ये जो थोड़ी सी बेंट यानी कि टेढ़ी जो टेल है इसको हम बोलते हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बनी होती है। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, अब इस अनसैचुरेटेड जो है वो इस टेल का होने का क्या फ़ायदा है? जितनी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, यानी उतनी ही सेल मेम्ब्रेन लचकदार और फ्लूइड इन नेचर होगी। ठीक है, अब यही वजह है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के जो सेल हैं, एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है बहुत कम होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाली लेयर, बल्कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अलावा एनिमल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी नज़र आते हैं। मैं यहाँ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा वजाहती तौर पर इस रेड कलर से शो करूँगा। लेट्स सपोज दिस इज़ ए कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, अगेन यहाँ मैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बना देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये समझना है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये मैंने चंद जगहों पर कोलेस्ट्रॉल को ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ इनको लेबल कर देता हूँ। ये रेड कलर में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं। जी स्टूडेंट्स, अच्छा, अब मैंने बताया कि ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। अब दूसरी कौन सी चीज़ है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज़ करने में? ये तो मैंने पहली एक बात आप लोगों को वजाहत की। नंबर 2 पे जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करने वाला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जी, टेम्परेचर जो है ये भी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा फ्लूइड इन नेचर होगी, और कोल्ड टेम्परेचर में सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी फ्लूइडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। यही वजह है कि ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म है ना, यानी छोटे सेल्स लाइक यीस्ट का सेल और इसके अलावा बैक्टीरियल सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल, ये जो सेल्स हैं इनमें टेम्परेचर रेगुलेशन का कोई मैकेनिज़्म नहीं होता। तो ऐसे सेल अगर ठंड में होंगे यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर में होंगे तो ऐसे सेल्स की जो ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन वो रिजिड हो जाएगी, ठीक है, बल्कि उनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो भी फ्रीज होने का डर है। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट कैसे हो पाएगी जब सेल मेम्ब्रेन भी रिजिड हो जाएगी और इंटरनल साइटोप्लाज्म भी फ्रीज होने लगेगा। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म यीस्ट और बैक्टीरिया ये अपनी सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रखने वाले फॉस्फोलिपिड्स भी सिंथेसाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है वो
इवन वेरी लो टेम्परेचर पर भी सेल मेम्ब्रेन की जो रिजिडिटी है वो नहीं होती, बल्कि फ्लूइडिटी में इजाफा हो जाता है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स कि ये फॉस्फो जो यानी ये जो टेल है ये कैसे ये फ्लूइडिटी में जो है वो मदद करती है, तो इसका जवाब ये है कि आमतौर पर जो दो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ना, जिनमें ऐसी बेंड हुई टेल नहीं होती, वो आपस में ज़्यादा करीब, ज़्यादा क्लोज बिल्कुल जिसे कहते हैं ना भी सही वाले आपस में सेट होते हैं, फिक्स होते हैं। जबकि जब इनमें ये एक टेढ़ी यानी थोड़ी बेंड शक्ल में जो टेल है वो वाला फॉस्फोलिपिड जब आ जाता है तो ये ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे में अटैच नहीं होते, फिक्स नहीं होते और इनमें खाली जगह बच जाती हैं, तो जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है। और यही काम ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल की वजह से, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में इजाफा होता है। और यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एनिमल सेल्स में नज़र आएंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये आपको बिल्कुल ही नहीं नज़र आएंगे। और प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बहुत ही मामूली मिकदार में जो है वो नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट्स बैक्टीरियल सेल में तो फिर इसका मतलब है बिल्कुल ही कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल उसकी सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते। तो ये तो था स्टूडेंट्स छोटा सा जो है सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स के हवाले से। अच्छा, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर हम बात करें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक फ्लूइड इन नेचर है और इसमें फॉस्फोलिपिड्स की एक बाई लेयर है लाइक दिस, जैसे कि ये बनी हुई है, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली और पार्टली एम्बेडेड होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो एक अनदर पार्ट है दैट इज़ प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जी, थोड़ा यहाँ लिखते हैं साइड पर, प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं स्टूडेंट्स। अब ये प्रोटीन्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन में, ये दो तरह की प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एक है नंबर 1 पे है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और दूसरी है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। हमारी बुक का जो स्कोप है उसमें हम सिर्फ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात करेंगे। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर या तो मुकम्मल तौर पर जैसे कि ये वाली प्रोटीन है, या पार्टली थोड़ी थोड़ी जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एम्बेडेड हों, ऐसी प्रोटीन्स को इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। इनका एक और नाम भी है इंटेग्रल प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन्स का मतलब है ऐसी प्रोटीन्स जो हमेशा उसका एक लाजमी जुज़ सेल मेम्ब्रेन का बन के रहती हैं, ठीक है, इंटेग्रल पार्ट बन के रहती हैं। तो यह है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हैं, यानी ये जो प्रोटीन्स हैं, या तो ये जैसे कि ये एक प्रोटीन है, या तो ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होंगी और दूसरे मतलब मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगी। ये मैं शुगर मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोटीन प्लस ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की लॉन्ग चेन, ये मिलकर बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स जी, ये बना देंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये वाला पार्ट जो है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स है। इसी तरीके से अगर कार्बोहाइड्रेट की लॉन्ग चेन जो है वो किसी लिपिड यानी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी होगी तो हम उसको वो वाले पार्ट को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं और ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर आपको याद हो ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू टू टोटली डिफरेंट ग्रुप्स जो है से ताल्लुक़ रखने वाले मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की हमारे पास मिसाल है। अब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हैं ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल भी बनाती हैं लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब एक और इंटरेस्टिंग, there are some proteins in the cell membrane that take part as transport proteins जी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो यहाँ मिसाल हम देते हैं, ये जो मैंने यहाँ एक अलग से डिफरेंट सी प्रोटीन बनाई, ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करती है कि ये मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने देती है। ये प्रोटीन इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नाम से ही जाहिर है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा
सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ट्रांसप्रोटीन प्रोटीन्स की भी दो तरह की टाइप्स हैं, जिनको हम आगे जब हम पढ़ेंगे मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के आर पार जो मटेरियल कैसे मूव करते हैं, तो उसमें हम तफसील से इसकी बात कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के जो है वो एक ओवरव्यू, ब्रीफ सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन का जो है वो स्ट्रक्चर का दे दिया, और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ये जो चेन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये तकरीबन पूरी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जहाँ जहाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होंगे वहाँ ये आपको सारी ये जो ब्रांचेज और ये बहुत एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको नज़र आएगी। इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एडिशनल लेयर बन जाती है, यानी एक इजाफी लेयर, एडिशनल लेयर, और इस एडिशनल लेयर को ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। जी, ग्लाइकोकैलेक्स। इस एडिशनल लेयर को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलेक्स। ये एक कह लें कि शुगरी लेयर है, यानी कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई लेयर है, और इसको ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो तकरीबन कंप्लीट हमने बात कर ली सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरीके से हो पाती है।